हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विक्रम अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या कहा तुमने? मैं किसी नाबालिग से शादी नहीं कर रहा। 21 साल की है वो। मैंने पूरे उसके जन्म कुंडली निकाली है। यूं यूं कहते हुए विक्रम चुटकी बजाता है। राजीव हंसते हुए बोला, हा 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 हा, पागल हो गया ये आदमी। वो लड़की मुंह पर रिजेक्ट कर देगी इसे। विक्रम दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी तरह नशे में झंडे गाड़ कर नहीं आया, बल्कि होश में रहकर किस किया था उसे। राजीव विक्रम को उंगली दिखाते बोला, तुम ज़्यादा मुंह मत चलाओ, बता रहा हूँ। विक्रम राजीव की उंगली को झटकते हुए बोला, चल चल निकल, बेवरा कहीं का। इतना कहकर विक्रम अपने हाथ में पड़ा जूस खाली कर देता है और अपने कदम आरू की तरफ बढ़ा देता है। राजीव विक्रम को जाता हुआ देखकर गुस्से से बोला, तू बेवरा, तेरा पूरा खानदान बेवरा। कमीना मुझे बेवरा कह रहा है। इतना कहते हुए राजीव मुंह बनाने लगता है। इधर वैशाली किचन में जूस पीते हुए बैठी थी। तभी वहां पर अमृत आ जाता है और वैशाली की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली चिढ़ते हुए बोली, सत्संग कर रहे हैं बैठ के। अमृत इरिटेट होकर बोले, यार तुम सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकती क्या? वैशाली भी इरिटेट होकर बोली, ऊपर से गर्मी और साथ में ये भारी भरकम कपड़ा और तुम्हारा ये बकवास सा सवाल, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए अच्छा सा गाना गा कर कहें कि जाने मन हम यहाँ पर बैठकर फ्रूटी पी रहे हैं। अमृत गहरी सांस लेकर बोला, सारे मेहमान आ चुके हैं। वैशाली अमृत को ऐसे देखती है जैसे कहना चाह रही हो, जमीन पर लेटकर उनका स्वागत करें। वैशाली की नज़र को समझते हुए अमृत बोला, सगाई का मुहूर्त हो चुका है, इसलिए कह रहा था कि बाहर चलो। वैशाली अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोली, हमको गोदी में लो ना। अमृत हल्का सा मुस्कुराते हुए वैशाली के पास आकर उसे अपने गोदी में उठाकर बोला, मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं जा सकता ऐसे। वैशाली अमृत के गले में बाहें डालकर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, वैसे हम कैसे लग रहे हैं? अमृत शरारती आवाज में वैशाली के कान में बोला, रात को कमरे में बताऊंगा। वैशाली तिरछी नज़र से अमृत को घूर कर बोली, रात की बात मत करो, अभी बताओ हम कैसे लग रहे हैं। अमृत वैशाली के गाल पर किस करके बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा था, बहुत खूबसूरत। वैशाली मुस्कुराते हुए बोली, तो अब क्या ऐसी ही गोद में उठाकर फेरे लेने का इरादा है? छोड़ो यार, बाहर जाना है हमको। अमृत हताश होकर वैशाली को नीचे उतार देता है और उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, हाथ पकड़ कर काहे पूछ रहे हो? बिना पकड़े भी तो पूछ सकते हो ना। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके, मैं पूछना चाहता था, क्या तुम छोटी थी तब किसी सीढ़ी से गिर गई थी? तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया था? वैशाली अमृत को कुछ कहते उससे पहले ही रिया अंदर आते हुए वैशाली से बोली, दीदी कोई वीर आया है, आपको ढूंढ रहा है। वैशाली रिया की बात पर अपना सिर हिलाती है और अमृत से कहती है, तुमको तो कमरे में चलकर बताते हैं हम कि कितने पागल हैं, जरा वीर से मिलकर आते हैं। इतना कहकर वैशाली अमृत से अपना हाथ छुड़ाकर किचन से बाहर चली जाती है। अमृत वैशाली को जाता हुआ देखकर मुंह बनाकर बोला, मुझे लगता है कि मृत्युंजय की तरह मुझे भी हमेशा लड़ते रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। इतना कहते हुए अमृत भी किचन से बाहर आ जाता है। इधर महक सभी सुधांशु के दोस्तों से मिल चुकी थी। कुणाल और बॉबी भी आ चुके थे और उनके साथ में शुभ भी आया हुआ था।
बॉबी, जिसने ब्लैक कलर का गाउन पहन कर रखा था, कुणाल की तरफ देखते हुए बोली, बनी सुंदर लग रही होगी ना। कुणाल बॉबी की बात पर गुस्से से बोला, मुझसे क्यों पूछ रही है? आज मेरी गर्लफ्रेंड होती हो, लेकिन पता नहीं ये आदमी कहाँ से आ गया हम दोनों के बीच में। शुभ कुणाल की बात पर बोला, अरे चुप रह मेरे भाई, अगर किसी ने सुन लिया ना तो इस बड़े से बिल्ला के बाहर पड़ा मिलेगा। कुणाल मुंह बनाते हुए चुपचाप स्वीट्स खाने लगता है। बॉबी इधर उधर देखते हुए बोली, मैं जरा अदिति से मिलकर आती हूँ। शुभ बॉबी की बात पर बोला, तुमने देखा उसका कमरा कहाँ पर है? बॉबी अपना सिर हिलाते हुए बोली, किसी से पूछ लूँगी ना, अगर मुझे नहीं पता है तो। शुभ और कुणाल आगे और कुछ नहीं कहते। बॉबी इधर उधर देखते हुए अदिति के कमरे की तरफ चली जाती है। महक सब लोगों से बातें करते हुए खड़ी थी कि पीछे से आकर कोई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल। महक पीछे पलट कर देखती है तो चिराग ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था और उसके साथ में नैना भी खड़ी हुई थी। महक चिराग को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो टीचर, आप बहुत जल्दी नहीं आ गए? सगाई खत्म होने के बाद आना चाहिए था। चिराग महक की बात पर बोला, मैं तो अब आना ही नहीं चाहता था, नैना ने मुझे जिद करके यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया। महक चिराग की बात पर नैना की तरफ देखते हुए बोली, बहुत अच्छा किया आपने, सगाई जस्ट होने ही वाली है। महक की बात पर नैना हल्का मुस्कुरा कर बोली, आपने इतने प्यार से बुलाया था तो आना ही था। वैसे आप काफ़ी सुंदर लग रही हैं। महक नैना की बात पर मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं अदिति को लेकर आती हूँ। नैना और चिराग महक की बात पर अपना सिर हिला देते हैं तो महक अदिति के कमरे की तरफ उसे लेने के लिए चली जाती है। चिराग अपनी आंखों में सिर्फ महक को बसाए उसे जाता हुआ देख रहा था। नैना चिराग के नज़रों को देखते हुए बोली, भाई वो शादीशुदा है। चिराग नैना की बात सुनकर बोला, ये दिल का मामला होता है ना नैना, ये कब ये पागलपन की हद तक किसी को चाहने लगे पता नहीं चलता, और मैं तो वैसे भी महक से एक तरफा प्यार में मलंग हुआ पड़ा हूँ। चिराग की बात पर नैना आगे और कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। कुछ देर बाद महक और बॉबी अदिति को नीचे लेकर आते हैं। शोभित की नज़र जब अदिति पर जाती है तो उसके दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगती हैं। अदिति को शोभित के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। अंगूठी की अदला बदली होती है। शोभित की नज़रें बस अदिति के खूबसूरत चेहरे पर थी। अदिति अपनी नज़रें उठाकर शोभित की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ सीनियर, अंगूठी नहीं पहनना है क्या? निर्जला अदिति की बात पर बोली, बेटा अब वो तुम्हारे होने वाले पति है, इसलिए कम से कम अब तो नाम लो, सीनियर कहना बंद कर दो। अदिति निर्जला की बात पर बोली, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे उनका नाम लेना है। शोभित अदिति की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरा नाम ले सकती हो। अदिति छोटा सा मुंह बनाकर बोली, नहीं, आप मुझसे बड़े हो और बच्चे बड़ों का नाम नहीं लेते। शोभित गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, सीनियर ही कहना। अदिति अपना हाथ आगे करके बोली, तो मुझे अंगूठी पहनाई है। विप्लव नाराजगी से आते हुए बोला, यही थी हमारी दोस्ती बनी, तुम मुझे इस तरीके से धोखा कैसे दे सकती हो? शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, वापी किसी भी तरीके का तमाशा मत करो, चुपचाप यहाँ पर आकर
खड़े हो जाओ। विप्लव शोभित की धमकी पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। अदिति विप्लव की तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते ना तो मैं अंगूठी नहीं पहनती। विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, हाँ दिख रहा है, झूठी कहीं की। शोभित विप्लव की बातों को इग्नोर करते हुए अदिति को अंगूठी पहना देता है और अदिति भी शोभित को अंगूठी पहना देती है। पूरे हॉल में ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। कशिश जो कि सोफे पर मजे के साथ बैठा हुआ था, मीरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम इतनी खुश क्यों हो? मीरा कशिश को अजीब नज़रों से घूरते हुए बोली, सगाई हो रही है, खुशी का माहौल है, तो मातम नहीं जो मैं यहाँ पर आंसू बहाऊंगी। अजीब आदमी हो यार। कशिश मीरा को घूर कर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अजीब आदमी हूँ? मीरा भी कशिश को घूरते हुए बोली, क्योंकि आप बकवास कर रहे हो। कशिश नाटक करते हुए अपना सिर पकड़कर बोला, आह मेरा सिर दर्द कर रहा है। मीरा परेशान होते हुए बोली, इसलिए कहती हूँ कि ज़्यादा बकवास मत किया कीजिए। देखो सिर में दर्द होना शुरू हो गया ना। मृत्युंजय उन दोनों के पास आकर मीरा से बोला, क्या हुआ मीरा, तुम्हारा पति इतना चिल्ला क्यों रहा है? कशिश मृत्युंजय की बात पर बोला, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे खून की कमी हो गई है। मृत्युंजय कशिश की बात सुनकर बोला, पूरे सारंग परिवार और मेरी बहन का खून पीकर भी तुम्हारा खून नहीं बढ़ा जो तुम्हें और खून की ज़रूरत है। कशिश मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, अभी तो मेरा खून पीना बाकी है। मृत्युंजय सारंग तुम्हें मैं कुपोषित कर दूंगा। अमृत आते हुए कशिश से बोला, तो फिर ये ख्याल तो भूल ही जाओ तुम, क्योंकि तुमसे ये सब नहीं होने वाला। मीरा उन लोगों के बीच में आते हुए बोली, बस कीजिए आप लोग, तो ऐसे झगड़ा हो रहे हो जैसे जन्मजात दुश्मन हो। मृत्युंजय मीरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पाँव तो ठीक है ना, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? जाकर अपनी भाभी की मदद करो। कशिश मीरा के हाथ को पकड़कर मृत्युंजय से अकड़ कर बोला, नहीं जाएगी मेरी बीवी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मृत्युंजय कशिश से मीरा के हाथ को छुड़ाकर कशिश को घूरते हुए बोला, मेरी बहन जाएगी, चुपचाप बैठे रहो वरना दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। कशिश घूरकर मृत्युंजय की तरफ देखते हैं। अमृत उन दोनों की तरफ देखते हुए गहरी सांस ले मीरा से कहता है, तुम जाओ। मीरा कशिश और मृत्युंजय की तरफ देख कर गहरी सांस लेती और महक की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय कशिश के बगल में बैठते हुए अपनी बाहें कशिश के गले में डालते हुए बोला, अपनी शक्ल देखी है तुमने? कशिश तिरछी नज़र से मृत्युंजय को देखते हुए बोला, क्यों, तुमने अपनी शक्ल नहीं देखी है क्या? अमृत कशिश के दूसरी तरफ आकर बैठते हुए बोला, सारंग बिल्ला में हो, कहीं किसी कमरे में ले जाकर तुम्हें अच्छे से धो न दे हम दोनों। कशिश मृत्युंजय और अमृत को बारी बारी से देखने के बाद बोला, मुझे पता नहीं था सारंग परिवार के लोग धोबी वाला काम भी करते हैं। मेरे घर के काफ़ी सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, मैं लाकर तुम लोगों को दे दूंगा। मृत्युंजय कशिश को घूर कर बोला, तुम्हारी जुबान छुरी जैसी चलती है। कशिश अपना सिर हिलाते हुए बोला, जैसे को तैसा। अमृत कशिश की बात पर बोला, वैसे तुम्हारे चाचा जी और चाची नहीं आए? कशिश तिरछी नज़र से अमृत को देखते हुए बोला, आ रहे हैं। अमृत कशिश की बात पर कुछ सोचता है और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। मृत्युंजय अमृत की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? अमृत गहरी सांस लेकर बोला, वैशाली के पास जा रहा हूँ।
मृत्युंजय अमृत के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए अपना सिर हिला देता है तो अमृत वैशाली की तरफ चला जाता है। कशिश मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, अब अपना ये गंदा सा हाथ मेरे गले से हटाओगे या फिर चिपकने का इरादा है? मृत्युंजय कशिश को दूर करते हुए बोला, छी, तुमसे कौन चिपकेगा? गटर की बदबू आती है तुमसे। कशिश मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, लड़कियों में ही दिलचस्प है मुझे, लड़कों में नहीं, और अगर लड़कों में होता भी ना तो तुम्हें तो छूता भी नहीं मैं। मृत्युंजय कशिश को घूरते हुए बोला, जैसे मैं मर रहा हूँ तुम्हारे साथ सोने के लिए, बदबूदार आदमी। इतना कहकर मृत्युंजय कशिश के बगल से उठकर महक की तरफ चला जाता है। कशिश अपने दांत पीसते हुए बोला, पता नहीं क्या सोचकर इसकी बहन से मैंने शादी कर ली, पागल हो गया था मैं। इतना कहते हुए कशिश वहीं बैठकर मुंह बनाने लगता है। इधर विक्रम और विप्लव एक साथ आरू के पास पहुंचते हैं। आरू की नज़र जब विक्रम पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं विप्लव आरू की तरफ देखते हुए बोला, हे चश्मिश, तुम आज काफ़ी सुंदर लग रही हो। आरू, जो कि विक्रम को देखकर घबराहट में मरी जा रही थी, विप्लव की आवाज़ सुनकर फीकी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू। विप्लव आरू के हाथ को पकड़कर बोला, चलो साथ में डांस करते हैं। विक्रम विप्लव के हाथ को पकड़कर बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ को इस तरीके से नहीं पकड़ सकते। विप्लव आंखें बड़ी करके विक्रम को देखते हुए बोला, 28 साल के सिंगल पंथी के कारण आपके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है क्या, जो चश्मिश को अपनी गर्लफ्रेंड कह रहे हो? विक्रम विप्लव के हाथ को छोड़कर आरू के हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्यूटी चश्मिश, बताओ जरा अपने क्लासमेट को, तुम दोनों रिलेशनशिप में है या फिर नहीं? विप्लव आरू की तरफ देखते हुए बोला, चश्मिश तुम बताओ, क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है? आरू इधर उधर देखने लगती है। रिया आरू के पास आकर उसके हाथ को पकड़ कर बोली, चश्मिश चलो, मैं तुम्हें आप बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। विप्लव रिया के हाथ को पकड़कर बोला, मोटी रुक, यहाँ पर सीरियस मैटर चल रहा है। रिया कंफ्यूज होते हुए बोली, कैसा सीरियस मैटर? विक्रम आरू के हाथ को पकड़कर रिया से बोला, क्यूटी चश्मिश और मैं रिलेशनशिप में हैं, जिस कारण तुम्हारे इस बापी को सदमा पड़ा। रिया बस हैरानी से आरू और विक्रम की तरफ देखने लगती। रिया आरू के पास जाकर बोली, चश्मिश ये हो क्या रहा है? तुम कुछ बोलोगे या फिर यूं ही इसके बगल में खड़ी रहोगी? विक्रम विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, मैं जिस लड़की की बात कर रहा था वो यही है। अगर तुम्हें रोना है तो जाकर अपने कमरे में रो सकते हो, खुशियों के माहौल को मातम में मत बदलो। विप्लव विक्रम को घूर कर बोला, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रोना शुरू कर दे, और ये तो पहले से ही मुझे लाइक नहीं करती। विक्रम आरू की तरफ देखते हुए बोला, सच में तुम वापी को लाइक नहीं करती? आरू हैरानी से विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ बोला, फाइनली हाँ, तुम्हारे मुंह से कुछ तो निकला, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। रिया विक्रम को देखते हुए बोली, ऐसा लगता है जैसे आपने चश्मिश को डराया है। विक्रम अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या मैं तुम्हें अपनी शक्ल से ऐसा लगता हूँ कि मैं किसी को धमकी दे सकता हूँ? रिया एटीट्यूड में बोली, शक्ल से तो आप एक नंबर के गुंडे ही लगते हो, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मान लेती हूँ। विक्रम घूरकर रिया की तरफ देखता है। विप्लव आरू को देखते हुए बोला, एक दिन देखना तुम रोओगी जरूर,
मुझे याद करके कि मेरे जैसे क्यूट लड़के को छोड़कर तुमने इनके जैसे आदमी को अपने लिए चूज कर लिया। रिया विप्लव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब वापी रोना बंद कर। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर रिया की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मैंने देखी नहीं ना अच्छी अच्छी लड़कियां। अगर मुझे मिल जाती तो मैं शादी कर लेता। रिया एक गहरी सांस लेकर बोली, तुमसे कुछ कहना ही मूर्खता है, इसलिए चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। विप्लव एक नज़र विक्रम और आरू पर डालने के बाद रिया के साथ वहां से आगे की तरफ चला जाता है। विक्रम आरू के हाथ को पकड़कर बोला, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। आरू विक्रम से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आप क्यों मुझसे बार बार आकर इस तरीके से बदतमीजी करते हो? विक्रम आरू के हाथ को मजबूती से पकड़कर बोला, मैंने बदतमीजी की नहीं है, लेकिन मुझे बदतमीजी करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। इतना कहकर विक्रम आरू को खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाता है। आरू मन में विक्रम को कोसते हुए बोली, हे भगवान, सच में मेरा दिमाग खराब था उस दिन जो मैं लेट कॉलेज पहुंची। अगर ना मैं लेट कॉलेज पहुंचती और ना ही ये पागल आदमी मेरे पल्ले पड़ता, कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इससे। लेकिन विक्रम उसकी सोच से अनजान आरू को खींचते हुए कमरे की तरफ ले ही आता है। विक्रम कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर आरू को पूरा कमरा दिखाते हुए बोला, कैसा है मेरा कमरा? आरू एक नज़र विक्रम के कमरे को देखकर बोली, अच्छा है, लेकिन आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। फिर मैं तुम्हें अपने बंगलो लेकर चलूँगा जो कि इंदौर में है। आरू अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या कहा? शादी? आपका दिमाग स्क्रू ढीला हो गया है क्या? मैंने कब कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है? यहाँ शादी करने नहीं आई हूँ, अपना करियर बनाने आई हूँ। विक्रम अपने दोनों हाथ बांधकर आरू को घूरते हुए बोला, शराफत के साथ रिश्ता लेकर आ रहा हूँ तो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है क्या? क्या तुम कोई साउथ की मूवी की तरह एक्शन चाहती हो? आरू एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं अगर विक्रम आरू की बात को बीच में काट कर बोला, तुम अगर कुछ चाहो तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जो करना है सिर्फ मैं करूँगा। आरू विक्रम को देखते हुए बोली, देखिए। विक्रम फिर से बोला, तुम देखने का मौका ही कहाँ दे रही हो जो मैं कुछ देखूंगा? आरू गुस्से में चिल्लाकर बोली, आप कितने बेशरम हो। विक्रम कुछ सोचकर बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना बेशरम हूँ, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आरू कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हुए बोले, आपका और मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए दोबारा मेरा पीछा मत कीजिएगा। विक्रम आरू के हाथ को पकड़कर खींचता है तो आरू सीधा उसके सीने से जा लगती है। विक्रम अपना हाथ आरू के गोरे कमर पर रखते हुए बोला, मेरा नाम विक्रम भाटिया है। मुझे जो पसंद है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ, चाहे प्यार से, चाहे ज़बरदस्ती, शराफत से। तुम्हें मैं सीधा एक रिश्ता दे रहा हूँ, अपना लो, खुश रहोगे मेरे साथ। आरू घबराई हुई नज़र से विक्रम को देखते हुए बोली, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। विक्रम हल्का सा झुककर आरू के गले पर बाइट करता है तो आरू की चीख निकल जाती है। विक्रम बाइट किए जगह पर शक करते हुए बोला, मैंने ज़्यादा जोर से काटा क्या? आरू अपनी आंखों में नमी लिए विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, आप हमेशा बिना मेरी मर्जी के करीब आते हो
और आप चाहते हो कि मैं आपके साथ किसी रिश्ते में रहूं? विक्रम आरू की आंखों में देखते हुए बोला, किसी रिश्ते में नहीं कह रहा, हस्बैंड के एंड वाइफ के रिश्ते में कह रहा हूँ। आरू विक्रम को खुद से दूर करते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस रिश्ते में भी आप बिना मेरी मर्जी के मेरे पास आओगे। विक्रम एक गहरी सांस लेकर बोला, अपना चश्मा निकालो। आरू कंफ्यूजन में विक्रम को देखते हुए बोली, क्यों? विक्रम आरू के चश्मे को निकालकर अपने बिस्तर की तरफ फेंक देता है और आरू को कमर से पकड़ उसके होठों पर किस करने लगता है। आरू की आंखें बड़ी करके विक्रम को देखने लगती है और वहीं विक्रम बस आरू को किस कर रहा था। करीब 5 मिनट के किस के बाद विक्रम आरू से दूर होकर बोला, इल्ज़ाम तो मुझ पर लगा चुकी हो, करने में मुझे शर्म नहीं आती। आरू विक्रम को खुद से दूर धकेलकर बिना चश्मे को लिए कमरे से बाहर भाग जाती है। विक्रम मिरर की तरफ फिर आकर अपने होठों को देखता है जिसमें आरू के लिपस्टिक लगे हुए थे। विक्रम अपने होठों को साफ करते हुए बोला, फ्लेवर बदलवाना पड़ेगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये। इतना कहकर विक्रम आरू के चश्मे को उठा लेता है और अपनी बहन की पॉकेट में डालकर कमरे से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।